नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार दुर्गा प्रीलिम्स की एक और नए प्रश्न पत्र के संग्रह के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। खुशी की बात यह है कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देखते हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। इसी तरह आप इस चैनल को भी शेयर करें ताकि औरों तक पहुँच सके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 नंबर क्या है? किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1892 के शासन अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दी गई थी। यह एक बात याद रखिएगा। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई गई थी। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय, उसमें केंद्र और प्रांत हुआ करता था। केंद्रीय और प्रांत में दोनों में सदस्य की संख्या भी बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार से हैं। देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, 26, 21, 28, 28, 29, 29, 30। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, 30। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म के आचरण प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धर्म कार्य के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28, 29 एवं 30। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 जब पारित हुआ था तो उसे ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना में भी उसमें बदलाव किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामलों में राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति समान है? मतलब क्या है, राज्यसभा को भी उतना ही अधिकार है जितना लोकसभा को है। तो पहला क्या है, सामान्य विधेयकों को पूरा स्थापना और उसको पारित करना। मतलब क्या है कि सामान्य विधेयक कोई भी है तो लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार समान है। तो हाँ, ये सही है, उनको बराबर अधिकार है सामान्य विधेयक में। संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में दोनों को बराबर अधिकार है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग में, हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग में भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भले राज्यसभा लाएगी, लेकिन राष्ट्रपति में दोनों में से किसी भी सदन को यह समान अधिकार दिया गया है। चौथा क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। अध्यादेश अगर पारित करता है, राष्ट्रपति पारित करते हैं, तो इसकी स्वीकृति में भी दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखते हैं। अस्थायी स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है, 11वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, और क्या है, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। देखते हैं क्या है, अस्थायी स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है। अस्थायी स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है न है, ये राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य भी राज्य सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची दे दिया गया है, राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, नहीं, इसमें 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। याद रखिएगा, फैक्ट पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। हाँ, शेयर बाजार ये संघ सूची का ही विषय है। नेक्स्ट चलते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
देखते हैं, यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो सही बात है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करते हैं। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं, ये भी सही बात है। कोई भी राजनीतिक दल है उसको मान्यता चुनाव आयोग ही प्रदान करते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराते हैं। यह चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करवाता है, ये सही बात है कि चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करवाता है। लेकिन ये सही नहीं है कि यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है। साफ साफ आर्टिकल 75 में कहा गया है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 75 में। तो इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, मतलब उसका रक्षा करता भारत के संविधान का। तो भारत के संविधान का रक्षा करने का एकमात्र अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को है। तो 7 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर। उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। यह अपीलीय एवं पुनर्विचार न्यायालय है। संघीय न्यायालय को संविधान के भाग कितना 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के उपमद में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। स्थगन प्रस्ताव क्यों लाता है भारतीय संविधान में, तो क्या है, विपक्ष सदस्यों के मंत्रियों को सूचना प्रदान करने हेतु, नहीं, ये नहीं होगा। किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, ये भी नहीं होगा। ये स्थगन प्रस्ताव का बात बोल रहा है। कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए। कोई सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक महत्व का जो मतलब आवश्यक मुद्दा है, अति आवश्यक मुद्दा है, उस पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। कौन है, हाँ, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग बने होते हैं इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, फोटोन के, बोसॉन के। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन के। विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन के ही बने होते हैं। यह 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, माध्यम के ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप जैसे जैसे बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ते जाएगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ती है, एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर। नेक्स्ट चलते हैं, किस रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक उसी का सबसे अधिक होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो इन सारे रंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का है, इसलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का है इनमें, तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो ये हाइड्रोजनीकरण होगा, यहाँ बी नंबर ऑप्शन होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो ये हाइबर विधि में बहुत सारे प्रयोग होते हैं कि ये तांबा का, जस्ता का, लोहे चूर्ण का। तो इसमें लोहा का चूर्ण है ऑप्शन में, तो लोहे का चूर्ण का होगा, तांबा जस्ता तो है नहीं, इसलिए लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग
धूप चश्मे के लिए को बनाने के लिए किया जाता है? तो ये क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग दूरबीन बनाने के लिए किया जाता है। पोटास कांच का प्रयोग उच्च तापिक कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है। और सोडा कांच जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट, बोतल इत्यादि बनाने में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, ये सब कोई भी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, पूछ दिया जाएगा तो फिर याद होना चाहिए। फैक्ट तो पूछ ही रहा है, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सारे एग्जाम पूरा फैक्ट पूछ रहा है अभी। नेक्स्ट चलते हैं, फलों को मधुर स्वाद करने का कारण होता है। कोई भी फल मीठा क्यों लगता है? तो उसमें फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण मीठा लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि के कार्य एक साथ करते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य एक साथ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किडनी प्रति मिनट क्या है स्थान कितने प्रति मिनट कितना रक्त निष्पादित करते हैं? तो मतलब क्षमता है, तो 125 मिली। 17 का हो जाएगा बी, 125 मिली। तो आप प्रत्येक 24 घंटा में ये 180 लीटर, हाँ 180 लीटर ये रक्त छान लेता है, कौन? किडनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो आपको सबको याद होगा सिल्वर आयोडाइड, AgI होगा, सॉरी एल देती है, AgI। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो हैदराबाद सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। इस सहायक संधि होता क्या है? तो सहायक संधि होता था कि कोई भी राज्य को अंग्रेज एक एग्रीमेंट साइन करवाते थे, ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया सहायक संधि आया था प्रथम बार। तो ये कब, हाँ तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही किसी भी राज्य को कहा जाता है कि आपकी विदेश नीति सारी मेरी है और आपके सुरक्षा के लिए हम आपके राज्य में सेना रखेंगे जिसका खर्च आप ही को देना पड़ेगा। यही थी सहायक संधि। इसमें सर्वप्रथम हैदराबाद शामिल हुआ था। उसके बाद ये सहायक संधि वेलेस्ली के दिमाग की उपज नहीं थी, ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था सहायक संधि का। डुप्ले, याद रखिएगा, कभी पूछ दे सहायक संधि किसके दिमाग की उपज थी, तो डुप्ले की, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। और इसका सही उपयोग ये किया लॉर्ड वेलेस्ली किया। 1798 में हैदराबाद ने इसमें शामिल हुआ था, सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एकदम याद है, कई स्टेट में करा दिए हम भी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये बिहार से ही थे। अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति पालन किया? तो बलबन ने अपने विरोधियों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति पालन की थी। तो यह बलबन हो जाएगा, सॉरी बलबन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ है, ऐहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रविकीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिनी द्वितीय के बारे में पता चलता है पुलकेशिनी द्वितीय के बारे में। इसकी रचना रविकीर्ति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने।
ये अकबर के द्वारा बोला गया था कि इसका फारसी में अनुवाद किया जाए। तो अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबारी कवि थे, तो तुझे के बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो किसने किया था बतापी कोंड धारण? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्या नाम 25 का डी। चालुक्य वंशीय पुलकेशिनी द्वितीय को हराया था। ये पुलकेशिनी द्वितीय को हराया, उसी के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं, पुलकेशिनी द्वितीय चालुक्य वंशीय शासक था। नेक्स्ट चलते हैं, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ के बीच संधि हुई थी, रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इसके लिए एक रोचक कहानी है ये कि जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि लक्ष्मण सेन हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक बंगाल का यही था, सेन वंश का शासक था। तो इसको सब विद्वान लोग बोला, हिंदू विद्वान लोग, कि आप यज्ञ कीजिए। तो बख्तियार खिलजी यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के शक्ति से बख्तियार खिलजी यहीं से नालंदा से ही वापस चले जाएंगे, आपके राज्य में आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लक्ष्मण सेन होगा इसमें, सेन लक्ष्मण सेन अगर सैन्य शक्ति जुटाने में रहते हैं तो इससे लड़ भी सकते थे, लेकिन ये यज्ञ करने में लगे रहे। पता चला बख्तियार खिलजी बंगाल तक आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन को भागना पड़ा और बंगाल पूरा बख्तियार खिलजी मिला लिया मुग़ल साम्राज्य में। सॉरी, मुग़ल में नहीं, इसमें दिल्ली सल्तनत में कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहली बार हुनों का आगमन हुआ? तो पहली बार हुनों का आगमन हुआ था स्कंदगुप्त के कार्यकाल में। गुप्त वंशीय शासक था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं, किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये चंद्रशेखर आज़ाद। एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार SI PT या मेंस कहीं पे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट पे पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं शामिल है? निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार आधार। तो निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार आधार, ये तीनों पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होते हैं, निवेश शामिल नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निवेश। नेक्स्ट चलते हैं, आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो लघु उद्योग से आबिद हुसैन समिति का संबंध है। तो इसमें क्या डिस्कशन करना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन कौन है देखते हैं। निगम कर, पूंजीगत लाभ कर, आय कर, प्रतिभूति लाभ, लेन देन कर। तो सभी चारों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं 1, 2, 3 एवं 4, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? तो किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। तो चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी 33 का। 34 नंबर देखते हैं, वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? तो आर्थिक समीक्षा जारी वही करेगा जो आर्थिक चीज़ से आर्थिक
चीज़ से निर्भर करता है, जैसे आर्थिक कार्य विभाग, तो आर्थिक से कोरिलेटेड कर सकते हैं। ऐसे सभी पूरा चारों आर्थिक से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। 34 का आंसर हो जाएगा ए। 35 प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूप से को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों को दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का प्रयोग होता है उसे विषय संबंधी मानचित्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहीं कहीं हम लड़खड़ा जा रहे हैं, अभी शुरुआत किए हैं, इसके लिए आप लोग को सॉरी बोलते हैं। धीरे धीरे सही हो जाएगा सब कुछ, आप लोग निरंतर बने रहिए। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है कि यह क्वेश्चन खराब है, आप लोग किसी भी आदमी को दिखा सकते हैं जो एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की प्रकृति या क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट चलते हैं, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन है? आर्द्र महाद्वीप मतलब गीला महाद्वीप कौन है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। क्यों होगा देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका ठंडे प्रदेश या तो विषुवत रेखा के ऊपर, बहुत ऊपर, और ठंडे प्रदेश लगभग कनाडा पड़ जाता है उत्तरी अमेरिका। यूरोप भी लगभग ठंडे प्रदेश में पहुंचता है। और आर्द्र के लिए आपको, आर्द्र महाद्वीप होने के लिए आप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा गुजरी है, वहाँ 2 बजे के बाद डेली संवहन धारा से वर्षा होती है, जिससे सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे विशाल नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील में। और विषुवत रेखा अफ्रीका से भी होके बहती गुजरती है विषुवत रेखा, वहाँ पे भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है अफ्रीका में, तो अफ्रीका से भी ज़्यादा आर्द्र दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है, जिसे फेजेंटा कहते हैं, कल वाले सेट में करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप है, मतलब सबसे नमी या सबसे गीली महाद्वीप, कुछ भी। नेक्स्ट चलते हैं, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो कंपन करेगा, कहे भूकंप आएगा तो कंपन करेगा, तो सम भूकंप रेखा को ये तो सह है, सह भूकंप रेखा, हम सोचे एक ही है क्या, सह भूकंप रेखा नहीं होगा, भूकंपीय रेखा नहीं होगा। इसका 37 का आंसर हो जाएगा सी, भूकंपीय रेखा होगा। सम भूकंप रेखा नहीं, भूकंपीय रेखा होगा। कंपन करेगा तो ये जोड़ने वाली श्रृंखला कहलाती है भूकंपीय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र के वनस्पति का क्या कहते हैं? वनस्पति को क्या कहते हैं? टुंड्रा और शीत वनस्पति किस क्षेत्र में पाया जाता है? जहाँ ऊंचाई हो, जहाँ शीत मरुस्थल हो, मतलब बर्फ़ से ढका हो, मौसम का सालों भर में तापमान बहुत कम हो, जैसे हिमालय क्षेत्र टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? 38 का आंसर हो जाएगा डी, क्रायोफाइटा कहलाता है। 38 का आंसर हो जाएगा, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों के वनस्पति को क्रायोफाइटा कहते हैं। हेलोफाइटा किस क्षेत्र का होगा? जहाँ पे नमकीन क्षेत्र होगा, जैसे समुद्रीय तटीय क्षेत्र, हेलोफाइटा कहलाएगा। लेथोफाइटा होगा यहाँ। लेथोफाइटा क्या होगा? कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति लेथोफाइटा कहलाएगा। जीरोफाइटा क्या कहलाएगा? जीरोफाइटा कहलाएगा जीरोफाइटा कहलाएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति, जैसे राजस्थान का वनस्पति होगा, सवाना वनस्पति हो गया। तो उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जगह जो मरुस्थल हो, ऐसे वनस्पति जीरोफाइटा कहलाएगा। क्रायोफाइटा तो वही टुंड्रा वनस्पति। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्रायोफाइटा। नेक्स्ट चलते हैं, संता आना स्थानीय हवा कहाँ चलती है? संता आना स्थानीय हवा कैलिफोर्निया में चलती है। 39 का हो जाएगा सी नंबर, संता आना कैलिफोर्निया में चलती है। जेंडा अर्जेंटीना में चलती है।
ये स्थानीय पवन है। जैसे भारत के उत्तरी भारत में कौन पछुआ पवन चलती है, तो उसी तरह है, स्थानीय पवन है। और चीनूक कहाँ चलता है, यूएसए कनाडा में। और जापान में क्या कौन सा चलता है, जापान में चलता है यामू। यामू कहाँ चलता है, जापान में चलता है, स्थानीय पवन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सभी उष्ण का क्या बोल सकते हैं उसको, तो गर्मी के दिन में चलने वाला हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। तो बलथर मृदा है, भावर मृदा है, लाल मिट्टी है, लाल मृदा, करेल कवाल मृदा। इसका आंसर हो जाएगा करेल कवाल मृदा। मतलब ऐसी मृदा बोलते हैं जो जलोढ़ मिट्टी का तो उदाहरण है लेकिन पुरानी हो चुकी है, वहाँ मतलब वहाँ बाढ़ नहीं आता है। प्राचीन काल में बाढ़ आता होगा कभी, अभी वर्तमान में बाढ़ नहीं आता है और पुरानी हो चुकी है जलोढ़ मृदा, वही करेल कवाल मृदा कहलाती है। लाल मिट्टी का तो क्षेत्र अलग है। और भावर क्षेत्र तो तराई क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय की तराई एकदम, वहाँ नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक पूरा भावर मृदा पाया जाता है, भावर क्षेत्र पाया जाता है, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चितवाद का प्रतिपादक थे, कौन थे, पर्यावरणीय निश्चितवाद के प्रतिपादक, इसका कार्ल रिटर थे। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जैसे ये पारिस्थितिकी क्षेत्र हो जाएगा जंगल, ये पारिस्थितिकी क्षेत्र हो जाएगा मान लीजिए वन, जंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र वाला। तो इसके क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र होगा यही संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा। तो यही संक्रमण क्षेत्र कौन कहलाता है, इकोटोन, जहाँ पे मतलब जंगली गुण भी पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ समुद्री भी गुण पाए जाएंगे तो ऐसे क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। ये सिर्फ स्थल और जंगल में भी नहीं, स्थल और समुद्र ही नहीं होगा, जैसे नहर तालाब भी हो जाएगा, नहर और बगीचा हो जाएगा। उसके बाद स्थल मंडल और जलीय मंडल में भी के जीव भी उसके संक्रमण क्षेत्र में रहने, कुछ मतलब उड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं। तो ऐसे जीव जो पाए जाते हैं तो वही इकोटोन में पाए जाते हैं के अंतर्गत रखे जाएंगे। शायद जो समझाना चाह रहे हैं समझ लिए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसको परेश रावल को, बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में अब की बार पूछा गया था परेश रावल को। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के लिए डल्ले खुर्सानी जो मिर्च का एक प्रजाति है, डल्ले खुर्सानी जो मिर्च की एक प्रजाति है, भौगोलिक सूचकांक सांकेतिक सूचकांक मतलब जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सिक्किम के डल्ले खुर्सानी को जीआई टैग दिया गया था, जो मिर्च की एक प्रजाति है। मेरे जीआई टैग वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, एकदम मैप पे बताए हैं। थोड़ा आवाज़ साउंड का इशू है उस वीडियो में, लेकिन ढंग से बताया गया है, आप मैप पे बताया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। 6-7 मिनट का वीडियो है, पूरा जीआई टैग कवर किया गया है उस वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो नुआखाई महोत्सव क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है कि मतलब कोई भी फसल जब कटता है ना तो नया खाना, नुआखाई मतलब नया खाना हो गया, तो उसको एक नया भोज के तरह, उत्सव के तरह मनाता है। तो भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो जैसे इधर बिहार में भी देखते होंगे चैत में गेहूँ कटता है तो होली हम लोग मनाते हैं। तो और सब तो उसी तरह नेमान जेठान भी है, धान कटता है तो नेमान मनाता है। उसी तरह उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। तो हैप्पीनेस बोल रहा है रिपोर्ट में, तो ये मिजोरम को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान, और पंजाब को हुआ द्वितीय स्थान इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है
नीति आयोग नहीं, सॉरी, हाँ नीति आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस सबको पता होगा 10 जनवरी को मनाया जाता है, इधर ही मनाया गया जनवरी में। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम का भंडार खोजा? तो ये कर्नाटक राज्य में 14,100 टन का लिथियम का भंडार खोजा गया है। कौन खोजा? परमाणु ऊर्जा आयोग ने, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इस राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। इधर जनवरी का ये करंट है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस देश में खोला गया? तो विश्व का सबसे ज़्यादा सफ़ेद मगरमच्छ भारत के उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, सभी महत्वपूर्ण करंट हो गया, करंट भी हो गया। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।